हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डेली शाम को 7 बजे हम लोग टेस्ट लेकर आते हैं। कभी हम लोग जीके का टेस्ट लाते हैं, कभी हम लोग हिंदी का टेस्ट लाते हैं, कभी हम लोग रीजनिंग का टेस्ट लाते हैं। तो कहने का मतलब है कि डेली शाम को 7 बजे हम लोग यहाँ पर लाइव होते हैं और आप लोग भी यहाँ पर रहते हो। बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग यहाँ आते हो डेली और टेस्ट देखते हो कि किस प्रकार का आपका टेस्ट है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का टेस्ट है, ये 2018 का पेपर है, पूरा समझ लीजिए कि पूरा पेपर है। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है। अब आप लोग ये देखिए कि आपके इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। बाकी रही बात टॉपिक वाइज, तो आपको हर एक चीज टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। संधि, समास, वर्णमाला, अलंकार, रस, छंद, ये सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएंगी। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही जाते हैं। तो 51, आपको पता है कि 2 प्रकार के पेपर होते हैं। सबसे पहले पेपर जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन जीके की होती है और लास्ट के 50 क्वेश्चन यानी 51 से लेकर 100 तक आपकी हिंदी होती है। तो पूरे 50 क्वेश्चन है। हम लोग देर न करते हुए इसको शुरू करेंगे। बाकी जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको जो है पीडीएफ वगैरह मिलती रहती हैं। तो बात करें अगर हम 51 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें इन्होंने बात किया कि अभिसरण का विलोम क्या है। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 51 से 52, जिसमें आपको विलोम बताना है। तो हम लोग देर नहीं करेंगे। अभिसरण का विलोम क्या है जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपसरण। ठीक है, अभिसरण का जो विलोम होता है वो होता है अपसरण। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सुषुप्त का विलोम क्या है। सुषुप्त का विलोम क्या है ये आपको बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52 का, तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, यानी सुषुप्त यानी कि होता है कि एकदम से जो है बैठे रहते हैं, यानी जिन जो जागृत नहीं होते हैं। ऐसे अगर हम बात करें कि सुषुप्त का विलोम जो जागृत होता है। बाकी अगर मैं इसमें बात करूं तो श्रेष्ठ जो है ये आपका विलोम बन जाता है अधम का। अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, श्रेष्ठ का होता है अधम, मृत का आप सबको पता है जीवत होता है, और कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, अब 53 से 54 में आपको सही वाक्य चुनना है। ठीक है, कि 53 से 54 में आपका सही वाक्य क्या है। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, या पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। आप ये बताइए 53 में कौन सा आपका आंसर जो है गलत है। ये आपको बताना है कि इसमें से आपका जो सही है, यानी 3 इसमें गलत होंगे और 1 आपका सही होगा। तो आपको सही वाला जो है चुनना है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका जो है राइट आंसर और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। यही आपका सही वाक्य है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 54 है, इसमें भी आपको सही वाक्य ही निकालना है। तो आप बताइए 54 में आपका राइट आंसर क्या होगा। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। बताइए इसमें सही क्या होगा। और चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर टाइप करें, कोई लापरवाही नहीं करेगा। और आपके जितने भी साथी हैं सभी को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जरूरी नहीं कि ये बीएड एंट्रेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम में हिंदी आती है बस यही हिंदी का लेवल होता है और इसी प्रकार की हिंदी आती है। तो आप हर एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, सारे लोग अपना टेस्ट दीजिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने 50 में सही गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अब 55 और 56 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको एक शब्द में क्या कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको एक शब्दों में क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको दिगंबर कहा जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में हम लोग युयुत्सु कहते हैं। तो आपको ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए, मुहावरे, कहावतें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये सारे बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। तो जिनकी दिशाएं ही जिनका वस्त्र होते हैं उनको दिगंबर कहते हैं और युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सी कहते हैं। आमलक का तद्भव शब्द आपको बताना है। यहां पर आमलक का तद्भव शब्द बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 57, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं मैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 को बताइए कि आमलक का तद्भव शब्द क्या है। चलिए, तो आमलक का तद्भव शब्द है आंवला। ठीक है, और आम्र जो है तत्सम शब्द है किसका, आम का। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है,
जो आपका यहाँ पर आदर्शिका लिखा हुआ है, आदर्शिका जो होता है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द आप कैसे समझोगे, जहां पर आपको, ठीक है, जहां पर आपको ये वाला मात्रा दिख जाए, उड़ौआ रा वाला, ये जैसे माँ में ये लगा है ये आपको मिल जाए, या ये वाली चीजें मिल जाए, जिसे आपको पता है ना आहा वाला शब्द, ये आयोग वाह वाला चिन्ह, ये चिन्ह जहां भी मिल जाते हैं ये आपके तत्सम होते हैं। आप ये चीज याद रखिएगा। तो आमलक का तद्भव हो जाएगा आंवला, आम्र का हो जाएगा तद्भव आम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58, तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा। ये तिनका, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तिनका का तत्सम शब्द क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लो जैसे कि यहां पर तिनका है तो सब में यहां पर किसी पर्याय लगा हुआ है, कहीं पर कुछ लगा हुआ है, तो आपको बताना है कि तिनका शब्द का तत्सम क्या होगा। तो तृण, लोग कहते नहीं कि तृण जो है तृण भर का आप नहीं हो, यानी तिनके के समान भी आप नहीं हो, तो याद रखिएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। चलिए, तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्राविशेषण कहा जाता है। जैसे कि मैंने कह दिया कि वह बहुत तेज दौड़ता है, मैंने एक वाक्य लिखा कि वह जो है बहुत तेज दौड़ता है, तो यहां पर तेज जो है ऑलरेडी विशेषण है और इसकी जो विशेषता है वो बहुत बता रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 60, अगर मजा आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग इतने सारे लोग हो लेकिन लाइक अभी तक नहीं किए हो, ये थोड़ी सी नाराजगी रहती है आपसे, तो जल्दी से लाइक कर दिया करिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया करिए। चलिए, तो परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, ये बताइए आप। परिश्रमी, चलिए, तो परिश्रमी में जो है आपका विशेषण हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी किसी के आप गुण की बात करो, किसी गुण की विशेषता बता रहे हो कि वह बहुत जो है मेहनती है, वह बहुत परिश्रमी है, ठीक है, या उसका बहुत ही ज्यादा गुणवान है, तो आप उसकी गुण की बात कर रहे हो। ठीक है, संख्यावाचक की बात नहीं कर रहे हो। चलिए, मंदिर का पर्यायवाची क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए, तो अगर मैं बात करूं मंदिर की पर्यायवाची की, तो देवग्रह होता है मंदिर की पर्यायवाची, और ऐसे ही देवालय भी को होता है मंदिर का पर्यायवाची, देवस्थान, ईश ग्रह, ये सब आपकी जो है मंदिर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ईश ग्रह भी इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में आ चुका है। तृष्णा का पर्यायवाची क्या है, ये आपको बताना है। तृष्णा का पर्यायवाची क्या है, ये आप बता दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं तृष्णा की बात करूं, तो तृष्णा जो होती है, तृष्णा का अगर मैं मतलब की बात करूं तो जैसे आपकी होती है इच्छा, ऐसा कहते हैं कि इच्छा होती है। ठीक है, तो इच्छा यानी कि लिप्सा। ठीक है, तो तृष्णा की जो पर्यायवाची है वो लिप्सा होती है। जैसे लालसा, आप लोगों ने देखा होगा, लालसा कहते हैं ना, मुझे किसी चीज की लालसा है, यानी इच्छा या लिप्सा या तृष्णा, लालसा, अभिलाषा, ये सब आपके तृष्णा की पर्यायवाची आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करें राजपुत्र में कौन सा समास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं कुछ समास के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊं, तो जिसमें भी आपके ऐसा क्या बोलते हैं, उपसर्ग जिसमें लगा हो, प्रति, अनु, यथा, आवत, यावत, हर, भर, ये सारे जो होते हैं वो आपकी जो कौन सा समास होता है, एक होता है हम लोगों का अव्ययी भाव समास। बाकी अगर मैं बात करूं राजपुत्र, तो राजपुत्र में तत्पुरुष होगा, यानी आपको पता है जो कारक होते हैं ने, का, में, पर, ये सब जिसमें आ जाते हैं वो आपके तत्पुरुष होते हैं। हालांकि जब मैं समास आपको पढ़ाऊंगा तो हर एक चीज वहां पर समझा दूंगा। अब जैसे राजपुत्र का आप समास विग्रह करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, तो इसके बीच में का आ रहा है और का जो है कारक है, और जिसमें भी कारक चिन्ह आता है वो आपके तत्पुरुष समास हो जाते हैं। चलिए, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बीएड के अलावा भी ये कई सारे यूपी ट्रिपल एससी की क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका हो जाएगा सत, चित और आनंद। तो सच्चिदानंद का जो शब्द का संधि विच्छेद होगा वो सत, चित और आनंद, यही आपका हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 65, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है, बताइए। जुगुप्सा किसका अस्थाई भाव है।
चलिए, तो अगर मैं बात करूं जो जुगुप्सा या घृणा की बात करें तो ये आपके विभत्स रस में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी जैसे अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस का विस्मय हो जाता है, ऐसे ही जो आपका भयानक है वो आपका रौद्र, ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। भयानक का स्थायी भाव रौद्र होता है। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है बताइए। लोग कहते हैं कि सूरज को दीपक क्या दिखाना, रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना या सम्मान बढ़ाना। चलिए, तो अब भाई आपको पता है कि सूरज कितना बड़ा होता है, पूरे विश्व को रोशनी देता है, पूरे संसार को रोशनी देता है, और उसके आगे आप दिया दिखाओगे तो कहीं ना कहीं कि आप बड़े लोगों की बहुत छोटी सी प्रशंसा आप कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक है, द्रविड़ परिवार की भाषा है, आपको बताना है द्रविड़ परिवार की भाषा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्नड़, यानी जो कन्नड़ है वो द्रविड़ की भाषा है। बाकी उड़िया, बांग्ला, असमिया ये सब यूरोपीय भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, इनको लिख लीजिए क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन ऐसे एज इट इज रिपीट होता है। तो कन्नड़ जो है ये आपकी द्रविड़ भाषा है, असमिया, उड़िया और बांग्ला यूरोपीय भाषा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 और 69 इसमें आपको क्या बताना है कि निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। मैं इसको तो कर दूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी बताना है 68 का, इसमें से कौन सा है जो शुद्ध लिखा हुआ है, भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोलिक या भूगोलिक। तो ये तो मुझे लग रहा है आपने सही करना है। 68 का राइट आंसर बताइए कौन सा इसमें सही आंसर होगा। तो आपको पता है कि इसका सीधा और सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भौगोलिक, ठीक है। बाकी सब गलत लिखे हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 में बताइए कौन सा आपका सही है। 69 में प्रफुल्लित, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित या प्रफुल्लत, कौन सा इसमें सही लिखा है चारों में? चारों में सही कौन सा लिखा है? चलिए बताइए। तो मुझे लग रहा है कि आपका आंसर आ गया होगा, तो प्रफुल्लित इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक करना है कि स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डॉट 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 भी जगाता है। बताइए, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर आ गया होगा कि जो भी स्वावलंबन मनुष्य होते हैं उसमें आत्मनिर्भर के अलावा आत्मविश्वास भी होता है। बीड़ा उठाने से क्या तात्पर्य है? लोग कहते हैं ना कि हमने बीड़ा उठाया है, इस काम को मैं कर रहूंगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा? दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना या कठोर परिश्रम करना। तो जैसा कि आपको पता है कि बीड़ा उठाना यानी मैं इस चीज का बीड़ा उठाता हूं या मैं संकल्प करता हूं कि मैं इस काम को कर ही मानूंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दृढ़ संकल्प। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। ठीक है, तो यहां पर आपको यह बताना है कि गढ़ जीतने का अर्थ क्या है। मनोज का पीसीएस, लोग कहते हैं गढ़ जीत लिया, मान लो। बहुत बढ़िया, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है कि उसने अपना जो सबसे कठिन काम था उसको पूरा कर लिया, या गढ़ जीत लिया, किला जीत लिया। याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73, बताइए, अंगा या अड़ा और ना और मा में कौन सा व्यंजन है, ये आपको बताना है। स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। बताइए, अनुनासिक व्यंजन। चलिए इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें, अगर 73 के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा अनुनासिक, यानी जिस वर्ण को बोलने पर आपके नाक का प्रयोग हो। इया देखो, ना जम आ रहा है ना, अड़ा, ना, मा, तो ये सब आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अंतास्थ व्यंजन में सिर्फ 4 व्यंजन होते हैं, या, रा, ला और वाह। सिर्फ आपके 52 वर्णमाला में सिर्फ यही 4 व्यंजन होते हैं जो आपके अंतास्थ व्यंजन होते हैं। बाकी जितने हैं आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी कि 11 स्वर को हटा दे
और 4 इनको अनुनासिक हटा दिया जाए, अंतास्थ व्यंजन हटा दिया जाए, और एक होता है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, सा खा साहा, इसको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के नाम से हम लोग जानते हैं। इनको हटा दिया जाए तो बाकी जितने होते हैं वो आपके स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह आया और मैं चला गया, इसमें जो है अव्यय की बात करें तो समुच्चय बोधक इसमें अव्यय आता है। तो आपको इस पेपर को देने के बाद ये लगेगा कि एग्जाम में किस किस टॉपिक से और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? ये आपको बताना है। कालवाचक, अब काल यानी कि काल का मतलब होता है समय, तो समय को कौन बताता है? बारी बारी ये समय तो डिनोट नहीं करता, भीतर ये समय नहीं, यथासंभव यानी ये भी नहीं है, आज यानी जो समय की बात करें, काल की बात करें, आज कल परसों, इसके बारे में जो बताता है वही आपका कालवाचक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। इसमें अशुद्ध निकालना है, यानी 3 इसमें सही है, एक आपका गलत है। इसमें से बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको गलत वाला बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे ऊपर कृपा करें, ये गलत है। इसके जगह पर होना चाहिए था कि मुझ पर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें। ये कौन सा वाक्य होता है? मुझ पर कृपा करें, ये चीज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? ये आपको बताना है। हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को 5 वर्गों में बांटा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? यानी किसमें जो है उपसर्ग नहीं है? इन चारों में किसमें उपसर्ग नहीं है? एक होता है उपसर्ग सहित और एक होता है उपसर्ग रहित। तो इन चारों में बताना है कि किसमें जो है आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं बात करूं, देखो जो संयोग है, तो योग में सा लग गया तो हमारा योग आ गया, यानी सम धन योग मिलाकर संयोग होता है, यानी इसमें सम उपसर्ग लगा है। विदेश में वी लगा हुआ है, अत्यधिक में अति लगा है, अति धन अधिक अत्यधिक होता है। लेकिन सुरेश में अगर आप सु गायब कर दोगे तो बचेगा सिर्फ रेस। समझ में आई बात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश, यानी 78 का नंबर का। जिन लोगों के भी आंसर डी वाले आए हैं बिल्कुल ही करेक्ट आए हैं। आगे बढ़ते हैं। गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास है? गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका अगर मैं समास विग्रह करूंगा तो आएगा गर्भ से शून्य। क्या आएगा? गर्भ से शून्य आएगा। जब मैं इसका समास जो है चेंज करूंगा, गर्भ से शून्य, तो से हमने अभी भी कहा था जिसमें कारक आ जाए, का आ जाए, ने आ जाए, पर आ जाए, से आ जाए, में आ जाए, ये सब जिसमें भी होते हैं वो आपके तत्पुरुष होते हैं। और तत्पुरुष में कौन से तत्पुरुष होते हैं? अब कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण से, करण में कौन आता है? से आता है, तो आपका हो जाएगा करण तत्पुरुष। क्लियर है? चलिए, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या है? पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहां पर आपको पीडीएफ जो है इसकी मिल जाएगी। तो सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या है? प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, होश उड़ जाना, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? कि जिसे लोग कहे कि देख लो यहाँ पर, जैसे कि कुछ लोग यहाँ शादी वादी आते हैं तो लोग कहते हैं कि देख लो यहाँ पर जितना खेत हुआ था ये सब हमारे खेत है, जितना है सब कुछ। सभी लोग बताते हैं ना कि जो जितनी प्रॉपर्टी दिख रही है सब मेरी ही है। वो तो शादी के बाद पता लगता है कि ये तो पड़ोसी का है या दूर वाले चच्चा का है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब सब्ज बाग दिखाना का अर्थ होता है कि लोगों को लालच देकर बहकाना, यानी लोगों को कि हाँ भैया देख लो यहाँ पर इतना है सब कुछ और बस जो है एक 4 व्हीलर आप शादी में दे दो जल्दी से, ठीक है। चलिए, इसको कोई पर्सनली मत लेगा, सिर्फ मजाक के लिए है ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? अधिधन काश, अनुधन दित, प्राणाधन याम,
या त्रिपुर धन आर्य? बताइए, संधि विच्छेद आपको इसमें से सही बताना है। त्रिपुर धन अरि, अधि धन कांस, अनुधन दित, प्राणा धन याम। चलिए बताइए इसमें। चलिए, तो संधि विच्छेद की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसमें होता क्या है कि आपको दो वर्ड ऐसे जोड़ने होते हैं जिसमें दोनों का अपना अपना एक अलग मतलब हो। जैसे मैं बात करूं अधि, तो अधि तो चलो ठीक है, लेकिन कि अधि भी नहीं होता है, अधि नहीं होता है, अधिक होता है। ठीक है, अधिक होना चाहिए आपका। तो अधिक धन अंश बराबर अधिकांश होता है, ना कि अधि धन कांश बराबर होता है। अनु धन दित, तो यहां पर अनु का भी कोई मतलब नहीं होता है और दित का भी कोई मतलब नहीं होता है। प्राणा धन याम, और कभी भी एक चीज याद रखिएगा कि स्वर के साथ में व्यंजन नहीं जुड़ता है, यानी यहां पर बड़ा की मात्रा और यहां पर व्यंजन आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं जुड़ेगा, ये भी नहीं जुड़ेगा, ये भी नहीं। लेकिन त्रिपुर धन आर्य, यानी यहां पर अब देखो रा है तो रा पर छोटा की मात्रा है, यहां पर आ धन आ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरारी हो जाएगा। यानी कि यहां पर ये मिलकर दीर्घ संधि बनाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको जब मैं संधि समास अलग अलग पढ़ाऊंगा आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पंचानन में कौन सा समास है? ये तो मुझे लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है। पंचानन में कौन सा समास है? तो आप देख सकते हो कि समास से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं 2018 में। चलिए, तो 82 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पंचानन में आप कंफ्यूज हुए होंगे। अब पंचानन में आपने ये कंफ्यूज हुए होंगे कि सर मैं द्विगु समास लगाऊं या मैं बहुब्रीहि समास लगाऊं, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ गया होगा। चलिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जिसमें भी कोई गिनती आ जाए, जैसे पंच आ जाए, चौराहा आ जाए, चतुर्भुज आ जाए, ठीक है, तो उस जगहों पर हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पर हम लोग द्विगु समास लगाते हैं। लेकिन यहां पर बहुब्रीहि समास दिया गया है, तो आपका राइट आंसर बहुब्रीहि समास होगा। रीजन क्या है? क्योंकि पंचानन यानी 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात भगवान शिव, तो यहां पर राइट आंसर आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, हालांकि इसका आंसर द्विगु भी होगा, लेकिन जो इन्होंने आयोग ने माना है वो बहुब्रीहि समास माना है। ठीक है, हालांकि ये दोनों ऑप्शन होने भी नहीं चाहिए थे एक साथ, लेकिन ठीक है, इसका राइट आंसर बहुब्रीहि हो जाएगा। 3-13 करने का अर्थ क्या है ये बताइए आप। 3-13 करना, पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 3-13 करना यानी कि पृथकता की बात करना। क्लियर है? इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत का क्या अर्थ है? शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। हंसुए के ब्याह से खुरपे का गीत यानी कि असंगत बातें करना, यानी जिस बातों का मेल ना हो। आप गए हो किसी और काम के लिए और आप बातें कर रहे हो कोई और, समझ में आ गई बात? तो ये चीजें गलत चीजें हैं। तो असंगत बातें करना यानी हंसुए का ब्याह था और खुरपे का गीत गा रहे हो, गए हो हंसिए लेकर और बात खुरपे की कर रहे हो। समझ में आई बात? चलिए, देव्य अर्पण का संधि विच्छेद बताइए। देव्य अर्पण, चलिए इसमें अगर मैं बात कहूं तो इसमें यण संधि है, ये भी आपको याद रखना चाहिए देव्य अर्पण में। और कैसे हम लोग संधि पहचानते हैं इसके बारे में आप घबराइए नहीं, अगर आप लोग कहोगे तो सबकी अलग अलग क्लासेस भी यहाँ प्रोवाइड करा दी जाएंगी अपने चैनल पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देवी धन अर्पण, यानी देवी धन अर्पण ही जैसे आप इसको ऐड करोगे ये देव्य अर्पण हो जाएगा, और देव्य अर्पण होते ही ये तुरंत ही आपका क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा यण संधि। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है ये बताइए आप। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक धन ईए बराबर पुस्तकीय। क्लियर है? स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा? जल्दी से आप सभी लोग इसका जवाब दे दीजिए। 87 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 13 क्वेश्चन और बचे हैं। मैंने पूरा पेपर लेकर आया हूं, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन लाया हूं, पूरा पेपर लेकर आया हूं। तो जो स्वतंत्रता होती है ये एक भाव है, यानी भाववाचक संज्ञा की यहां पर बात हो रही है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक गुणवाचक देखा था, तो गुणवाचक यानी कि मेहनती हो गया कोई, ठीक है, परिश्रमी है तो वो आपका गुणवाचक आ गया, यानी किसी की आप गुण की बात कर रहे हो, या वो काम चोर है तो आप उसके गुण की बात कर रहे हो, या वो लालची है तो आप उसके गुण की बात कर रहे हो। ठीक है, भाववाचक संज्ञा यानी कि जैसे आपकी स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है?
ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर का, वो हो जाएगा ए वाला, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, जैसे कि लोग कहते हैं मुझे, हमें, हमने, मेरा, मेरी, तो ये आपके हो जाते हैं उत्तम पुरुष हो जाते हैं। अन्य पुरुष में आ जाता है तुम, तुम्हारा, यानी आप दूसरे की बात कर रहे हो तो ये आपके अन्य पुरुष में आ जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। चलिए, तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। और हम लोगों ने अभी अभी एक चीज देखा था कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं, तो उसका आंसर प्राविशेषण था क्योंकि वो विशेषण की विशेषता बता रहा था। लेकिन यहां पर संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, बताइए। बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधित सकर्मक धातु। मूल अकर्मक धातुओं के साथ में प्रत्यय जब आप जोड़ दोगे तो वो आपकी साधित सकर्मक धातु बन जाती है। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, यानी अब आपको रचना भी मिल गई, यानी रचनाओं से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जो आपकी प्रेम वाटिका है ये किसकी काव्य कृति है ये आपको बताना है। तो प्रेम वाटिका जो है ये रसखान जी की जो है काव्य कृति है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। चलिए, ये आपके श्रृंगार रस और भक्ति रस में गाया गया था अगर आपको पता हो तो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है, अली, ये भी बता दीजिए हम। यानी कहने का मतलब है कि इन चारों ऑप्शन में से अली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है या अनेकार्थक शब्द नहीं है, ये आपको बता देना है। चलिए, तो अगर मैं अली की बात करूं तो अली माने सखी भी होता है, अली माने भ्रमर यानी भौरा भी होता है, अली माने बिच्छू भी होता है, लेकिन रूपसी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगर भाई पसंद आया सेशन तो लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं कर रहे हो तो मजा नहीं आ रहा है। ता था दा धा सा आदि का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है, दंत्य है, मूर्धन्य है या दंतोष्ठ है, आप बताइए। मूर्धन में अगर मैं बात करूं तो मूर्धन में आपके पा, फा, बा, भा, मा ये आ जाते हैं, ठीक है। दंत में अगर मैं बात करूं तो दंत में आपके ता था दादा ना आ जाता है। तालव्य में मैं बात करूं तो चाछा जाझा इया आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता, अच्छा हाँ, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंती हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि कौन सा इसमें पुल्लिंग नहीं, आपको ये बताना कि स्त्रीलिंग कौन सा है। हाथी स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है या पानी स्त्रीलिंग है या दही स्त्रीलिंग है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नदी। यानी नदी जो है, नदी आपका पुल्लिंग नहीं है, नदी आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी हाथी आपकी पुल्लिंग है, ठीक है। हाथी जा रहा है कि हाथी जा रही है, बताइए। चलिए, तो नदी को छोड़कर पानी, दही और हाथी ये तीनों के तीनों आपके जो हैं वो पुल्लिंग है, बाकी नदी जो है आपका स्त्रीलिंग है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का हो जाएगा, चलिए, तो पानी याद रखिएगा, पानी, दही और हाथी ये तीनों आपके पुल्लिंग हैं, ठीक है। और आप क्या करो, इन्हें किसी भी शब्द में आप प्रयोग कर लो, अगर आपका सही आ रहा है तो ठीक है। चलिए, तो यहां पर सप्तऋषि की बात करें हम तो सप्तऋषि में जो है आपका दीर्घ संधि हो जाता है। दीर्घ संधि की क्या पहचान है, दीर्घ संधि में आपको जहां पर आपको बड़ा आ मिल जाए बीच में, बड़ी ई मिल जाए बीच में, बड़ा ऊ मिल जाए या आपके ऋषि बाबा मिल जाएं तो आपके ये दीर्घ संधि होते हैं। बाकी जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप परेशान ना होइए, ये हर एक चीज आपको चैप्टर वाइज में करा दूंगा। रोना का सकर्मक रूप क्या है ये आपको बताना है, रोना का सकर्मक शब्द क्या है ये आपको बताना है। जल्दी से आप इसको बता दीजिए कि रोना का सकर्मक शब्द क्या होता है।
बहुत बढ़िया। रोना का सकर्मक शब्द क्या होता है ये आपको बता देना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुलाना। ठीक है, रोना का जो सकर्मक शब्द होता है वो होता है रुलाना। चलिए, आवाज उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्रोध करना, चीखना, जोर से बोलना या विरोध करना। मैं इनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, बता दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया। मैं इनके ऊपर आवाज उठाऊंगा या मैं इस बात पर आवाज उठाऊंगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए सभी लोग। चलिए चलिए, इसका बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका? 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग। तो ये हो जाएगा विरोध करना, यानी किसी के विरोध में कुछ बोलना। क्लियर है? तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अगर अभी तक नहीं शेयर किए हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, उन लोग भी कर ले, उनको भी पता लगे कैसे पेपर एग्जाम में आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। जो लोग शुरू से लगा रहे हो उनको पता होगा आपके कितने सही गए हैं, बाकी जो लोग लेट ज्वाइन हुए हो वो अभी वीडियो खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप शुरू से इसको फिर से आप लगाइए ताकि आपको पता लगे कैसे हमको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का कवि नहीं है इसमें। चलिए, 98 नंबर, तो अष्टछाप की अगर हम कवि की बात करें तो रैदास नहीं है, बाकी सूरदास, कुंभनदास, नंददास, ऐसे ही आपके एक परमानंद दास भी हुए, कृष्णदास भी हैं, गोविंद स्वामी हैं, छीतर स्वामी हैं, और भी एक करके हैं, कोई याद नहीं आ रहा है। यानी 8 लोग हैं, परमानंद दास हैं, नंददास हैं, सूरदास हैं, कुंभन दास हैं, और एक आपके बन जाते हैं, परमानंद दास की बात कर दिया हमने, गोविंद स्वामी एक करके हैं, और छीत स्वामी करके एक है, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए ठीक है बता देता हूं, चतुर्भुज दास। यानी 8 दास इसमें हैं टोटल जो अष्टछाप के कवि हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है? बहुत इजी है, बहुत इजी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में पर संबंध का की के। ठीक है, बताइए आप लोग। अपादान से अलग होने का भाव, यानी अपादान में क्या होता है? से आता है बीच में, और इसमें अलग होने का मतलब भाव आता है। तो राम ने रावण को तीर से मारा, तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि पहला तो होगा नहीं। मोहन से अब नहीं गाया जाता, यानी इसमें करण कारक हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कहीं ना कहीं जो गंगा है वो हिमालय से अलग हो रही है, यानी अलग होने का भाव आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का सी वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? आंगन, मुश्किल, 25, ईर्ष्या। बताइए। तो बिल्कुल जो है इजी क्वेश्चन ये था, और मुझे उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर मैं बताने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर टेस्ट मिलेगा, और हर एक चीज आपको सब्जेक्ट जो है चैप्टर वाइज करवाए जाएंगे। घबराना नहीं है, तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंगन। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 50 में टोटल कितने क्वेश्चन सही गए हैं। और जो लोग देर में जुड़े हो वो पहले वीडियो बैक करिए और शुरू से आप लगाना शुरू करिए, और फिर आप लास्ट में बताइए कि आपके कितने टोटल क्वेश्चन सही गए हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।